2022-23 के लिए देश का बजट पेश हो गया है। बजट यानी पूरे अगले साल के लिए, 1 साल के लिए सरकार का बही खाता, जिसको लेकर इंतजार रहता है कि आम जनता को क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है, युवाओं को क्या मिलता है, राज्यों को क्या मिलता है। तो तमाम चीजों को लेकर ये केंद्र के बजट पेश किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया, जिसमें एक तरफ गरीबों के लिए पीएम आवास योजना को विस्तार देने का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत कई लाख नौकरियों देने का वादा भी किया गया है। खेती किसानी को लेकर भी कई नए फैसले लिए गए, थोड़े से इनोवेटिव है। तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के अधिकतम समावेश की भी कवायद की गई है। दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ना कर नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी मायूसी भी दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ देश कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के बाद सामान्य होने की दिशा में जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से साल 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि देश की अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए और यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई लोक लुभावन घोषणा सरकार कर सकती है और उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए आम लोगों पर बोझ भी डाल सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री को पीएम की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि कोरोना का सामना करते देशवासियों पर कोई दबाव ना हो। तभी तो पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीपुल्स फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट कहा। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। कोऑपरेटिव टैक्स को घटाने के साथ उस पर लगने वाला सरचार्ज को कम किया। संसद में 90 मिनट के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पेंशन पर लगने वाले टैक्स में कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स चुकाने का ऐलान भी किया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लाई जाने वाले नई डिजिटल करेंसी का भी ऐलान किया। Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kaal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। निजी निवेशकों की क्षमता केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मिडिल क्लास के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर है। 25,000 किलोमीटर तक बढ़ेगी नेशनल हाईवे की लंबाई। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। 100 कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में होगी ऑर्गेनिक खेती। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास योजना लॉन्च होगी। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। कुल खरीदी बजट में से 78% को घरेलू बाजार में खरीदी पर खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इसे अगले 25 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट करार दिया, जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट से निराशा हाथ लगी है। ये बजट पीएम की मन की बात की तरह है, जिसमें सिर्फ अपने मन की बात कही गई है। जनता के मन और उसकी भावना की चिंता तक नहीं की गई है। झारखंड को सिर्फ वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी मन की बातें बोलते हैं, उसी प्रकार आज के दिन भी वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही है, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है। और अपनी आदेश होती है। ना इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ, सिर्फ अपनी बातें कहनी है, सुनने किसी की बातें नहीं। ना देश की भावना से, ना जनमानस की भावना से कोई लेना देना है। बजट को लेकर अपना अपना नजरिया है। सत्ता पक्ष तारीफ कर रहा है तो विपक्ष इसे निराशाजनक कह रहा है। इन सब के बीच किसे क्या मिला है और क्या फायदा होगा, आने वाले दिनों में इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बजट लोकलुभावन है या नहीं, ये तो सरकार नहीं बताती कभी। हालांकि कोशिश पूरी यही रहती है कि जनता को लुभा लिया जाए, और खासतौर से तब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि ऐसा इसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पीएम आवास के विस्तार का फैसला लिया गया है, या फिर नौकरियों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं से चुनावी चश्मे से देखा जा सकता है। बहरहाल हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे बजट को लेकर। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रांची से राजेश जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं अमर का ही। दिल्ली से जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो केंद्रीय मंत्रियों से, बहुत सारे नेताओं से और विपक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की है, प्रतिक्रिया ली है, तो सीधे उन्हीं के पास। अमर, इस पूरे बजट को हम देखें तो इसमें जो आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि जब भी इस तरह के कुछ चुनाव वगैरह आने वाले होते हैं, विधानसभा चुनाव होता है या चुनावी वर्ष होता है, तो बहुत सारे लोक लुभावन घोषणाएं कर दी जाती है इस बार, और उसमें गाहिर बगाहे आम लोगों को बहुत सारा फायदा हो भी जाता है। इस बार ऐसा देखने को मिला नहीं। आखिर सरकार ने क्या मैसेज देने की कोशिश किया? सिंपली जो बजट होता है घर का, जैसे हर महीने बना लेते हैं, वही बजट रहा, या फिर कुछ खास है इसके पीछे, इसका बेस है कुछ? देखिए, सरकार क्या सोचती है और क्या उनका बेस है, मुझे लगता है कि सरकार के नुमाइंदे भी समझा नहीं पा रहे हैं। टीवी के सामने अगर वो बात करते हैं तो वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बेहतर है, 25 सालों का जो है आकलन लेके चला गया है, और जब 100 साल आज़ादी के हम मना रहे होंगे तब जो है इसका असर देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें 5 राज्यों के जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कहा जाता है कि उन राज्यों के लिए कुछ खास दिए जाते हैं, और सबको ये उम्मीद होती है कि सरकार जब बजट पेश करती है तो उन राज्यों के लिए एक फायदेमंद होता है। यहाँ उन राज्यों के लिए भी कुछ देखने को लिए नहीं मिला। अब सरकार ये कहती है कि 16 लाख नौकरियाँ वो सृजन करेगी केंद्र सरकार। वो तो वही बात हो गई जो प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले, 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे। उसी को जो पब्लिक है, या फिर कह सकते हैं कि जो विपक्ष है, उसी मुद्दे को वो सामने रख रहे हैं। सिर्फ विपक्ष का कहना ये है कि अगर गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, और बेरोजगारों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो ये आप देखें कि यहाँ पर सरकार ने डायरेक्ट फायदा क्या इन लोगों को पहुँचाया है, या फिर सिर्फ सरकार ये कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप ले लें तो आप सड़कों की बात की गई है, और दूसरी बात, अगर आप रोजगार का सृजन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो फैक्ट्रियां हैं वो कितना है, किस तरह से हम रोजगार करेंगे, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है। और अगर कोरोना को लें या फिर इससे पहले की अगर बात करें तो जो फैक्ट्रियां थी या जो बिजनेसमैन थे वो धीरे धीरे उनका नुकसान हो गया, चाहे वजह जो भी हो, सरकार की गलत पॉलिसी हो या फिर जो भी कारण हो, या फिर कोरोना का मार हो। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात,
आपने देखा कि वित्त मंत्री ने कहा कि 8.5 जो है जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्या इसके पीछे का जो तर्क होगा वो क्या था, ये अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। और अगर आप देखें तो विपक्ष लगातार ये कह रही है कि ये बिना बेस का बजट है और किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आने वाले समय में खास करके युवाओं और तमाम जो लोग हैं उसको फायदा दिखाई देता। रही बात ट्रेन चलाने की, ये कहा गया है कि ट्रेन जो है 400 ट्रेनें चलाई जाएंगे। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि जो ट्रेन चलाएंगे सरकार अपनी पैसे से उसको चलाएंगे और उसके बाद जो है अपने लोगों को बेच देंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक तर्क जो है बड़ा उचित दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के बाद 10 मार्च को इसके रिजल्ट आएंगे। इस बजट पे भी ये तय होगा कि चुनाव के जो लोग वोटर देने जाएंगे तो क्या इस बजट को ध्यान में रख के देंगे, या अगर आम पब्लिक की अगर बात करें तो आप देखते होंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं किस तरह से हाइप हुई है, उसको लेकर के अगर आप सब्जी खाने के लिए जाते हैं या खरीदने जाते हैं उसकी रेट को, ये बात तो निर्मला सीतारमण ने कह ही दिया था जब महाभारत के शांति पर्व के जिस श्लोक का जिक्र किया उसमें साफ कहा गया कि राजधर्म निभाइए और अननेसेसरी जो है लोगों को फायदा मत पहुंचाइए और व्यवस्था जैसे चलती वैसे चलने दीजिए, तो साफ कह ही दिया था उन्होंने। राजेश के पास राजेश, अगर हम बात करें तो आमतौर पर लोक लुभावन बजट जब लाया जाता है, विधानसभा चुनाव जब होते हैं तब, और उसमें पूरे देश का भला हो जाता है, बहती गंगा में सबका भला हो जाता है, ये कहा जाता है। इस बजट की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, ये बजट किसके लिए है? किसानों के लिए आपको लगा, महिलाओं के लिए लगा, युवाओं के लिए लगा, किसके लिए बजट लगा, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि पूंजीपतियों के लिए लाया गया ये बजट है, क्या लग, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ी कमी की गई है? देखिए, किसी हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह राहत देने का जो प्रयास है वो कुछ खास नहीं है और लोगों को सबसे ज़्यादा वैसे लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होती है जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, वो टैक्स स्लैब में छूट चाहते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, आय के स्रोत घटे हैं, रुपये का वैल्यू जो है वो घटा है। इस कारण से वो लोग बड़ी आशा लगाए हुए थे कि शायद इस बार कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखें कि कुछ चीज़ों के दाम जरूर घटे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, इसके अलावा कपड़े हैं, इन सब चीज़ों पर दाम घटेंगे। लेकिन आप देखिए कि गहने जो हैं उसके दाम घटेंगे। कई ऐसे उपबंध आप देखें कि किए गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये देखिए पिछले साल का जो बजट था उसी लाइन लेंथ पर ये भी बजट है। कोई खास इसमें नहीं है कि राज्यों को जो उनकी ज़रूरत है, आप देखें कि ये मांग हो रही है, 2022 आ गया है और 2022-2017 से जीएसटी लागू है और 5 साल में कहा गया था कि 5 साल तक उन्हें कंपनसेट किया जाएगा, उन्हें जो लॉस होगा रेवेन्यू में उसे कंपनसेट किया, उसकी चर्चा नहीं है। जहाँ तक आप देखें कि सरकार अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रावधान किए हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है अभी काफ़ी प्रचलन में है और ख़ास तौर पर आप देखें कि लगभग 45-50 एज ग्रुप से नीचे के लोग जो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, ये सही बात है, लेकिन सरकार ने इस पर 30% इसके आय पर टैक्स लगा दिया है। तो ये कहीं न कहीं सरकार ये सोचती है कि टैक्सेशन में सिर्फ कॉर्पोरेट अगर टैक्स को छोड़ दे तो कहीं कोई राहत नहीं मिली है। और बिल्कुल प्रभात के पास चलते, प्रभात निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बजट लेकर आए तो लोगों को लगे कि चुनावी बजट है, या भी बहुत सारी चीज हो सकती है। क्योंकि आप जमशेदपुर से और जमशेदपुर के आसपास का पूरा इलाका खेती किसानी के लिए काफी मशहूर है और पटमदा इलाका, तमाम बुढ़ाम इलाका बहुत सारा रखा जा सकता है। क्या आपको लगा किसानों को लेकर कुछ खास इस बजट में मिला है? हम जानना चाहेंगे आप ही के जरिए, और किसानों की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आपको मिल रही है कि उनको लगा कि बजट ठीक है? बिल्कुल, देखिए पंकज, सबसे पहली बात तो आपने सही कहा कि किसानी का क्षेत्र है, पटमदा है या बुढ़ाम है, लेकिन उससे बड़ा अगर हम कहें तो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ 2 बड़ी कंपनियां हैं जो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। इसके अलावा अगर हम सरायकेला की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है। कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग सोच रहा था कि टैक्सेशन पे कहीं ना कहीं थोड़ी रिवेट मिले, वो काफी दिनों से आस लगाए रखा था कि आने वाले बजट में हो सकता है कि जो 2.5 लाख का स्लैब है उसे कहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो टैक्स पे ही सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं उधर थोड़ी सी निराशा लगी, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है, जो यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाले, उनका कहना था कि शायद इस बजट में होता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा हाथ लगी है। अगर आप बात कर रहे हैं किसानों की, तो जब हमने पिछले दिनों जब किसानों का जब मंतव्य जाना था, तो उनका साफ कहना था कि किसान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने बजट में लाया घर घर पानी देने का, लेकिन जो खेती करने के लिए वाले जो किसान है, वो कहीं ना कहीं थोड़े निराश है। MSP को जो रेगुलाइज करने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। प्रभात, शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर इस बजट को लेकर हम फिलहाल अपने अपने चश्मे से अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं इसके बारे में। शुक्रिया आपका प्रभात, अमर आपका भी शुक्रिया, और राजेश का भी शुक्रिया। तो बजट को लेकर हम लगातार फिलहाल अभी मंतव्य है वो चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रिएक्शन जो है वो तो आना शुरू हो चुके हैं। रिएक्शन बहुत लोगों से आ रही, प्रतिक्रिया आ रही है। तो उससे जुड़ा एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा बजट को लेकर कोई क्या सोचता है। महाभारत के शांति पर्व के 72वें अध्याय के 11वें श्लोक का जिक्र करते हुए जब वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर रही थी, दापित्वा करम धर्म्यम राष्ट्रम नित्यम यथाविधि अशेषांग कल्प राजा योगक्षेमनाथ तंद्रितः, यानी राजा को किसी भी तरह की ढिलाई ना करते हुए धर्म के मुताबिक करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के मुताबिक शासन करके लोगों के कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तभी यह तय हो गया था कि लोगों को फिलहाल जैसी स्थिति है वैसे स्थिति से संतोष करना पड़ेगा, और हुआ भी बिल्कुल वही। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें जिस टैक्स स्लैब को लेकर रहती है, उसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, और छूट तो खैर किसी भी तरह की मिले नहीं। इसे लेकर सत्ता पक्ष की ओर से जहां इसे स्थिर, संतुलित और देश की आर्थिक गति को थामे रखने वाला बजट करार दिया गया, वहीं विपक्ष ने इसे एक निराशाजनक बजट कहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे गरीबों का बजट कहा। भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा, और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो, इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। तो दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, और इस बार का बजट इस वृद्धि को और गति देगा। बजट आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित बजट है। यह बजट आम लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यह बजट समाज के सभी पहलुओं को छुआ गया है, सर्वस्पर्शी बजट है, और समावेशी विकास करने का यह एक द्योतक बजट होगा। सत्ता पक्ष की ओर से इस बजट को आम लोगों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं के हितों का ख्याल रखने वाला बजट कहा गया, तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक, मायूस करने वाला और आम लोगों को हाशिए पर ढकेलने वाला बजट कहा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बजट से आम लोगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। आज का बजट जो लोगों ने देखा, लोगों को निराशा हुई है। झारखंड राज्य के नागरिक होने के नाते अगर हम सोचें, या झारखंड सरकार के एक सदस्य होने के नाते हम सोचें, तो हताश होना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे आम लोगों को फायदा नजर आवे। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट जगत के हितों का ख्याल रखा गया है। बजट आय और व्यय का ब्यौरा है, आमद कहां से होगी उन्होंने बताया नहीं। देश ने कोविड का लगातार 2 साल और तीसरे साल भी दंश झेला। जीएसटी के एक मीटिंग में सर के आशीर्वाद से मैं भी गया था। सभी वित्त मंत्री ने यह चिंता जाहिर की थी कि जो लॉसेस वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ उससे भारत भी अछूता नहीं है, हम सभी राज्य भी अछूते नहीं हैं। क्या एक्सटेंशन 22 से बढ़ाकर अगले 5 सालों तक दिया जाएगा कंपनसेशन का, ये सबसे बड़ी बात थी। सत्ता पक्ष के दावे अपनी जगह और विपक्ष का विरोध अपनी जगह। आम आदमी को इस बजट से क्या हासिल हुआ है, फिलहाल इसे समझने की कोशिश में आम आदमी जुटा हुआ है।
न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह और रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।